Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट वन टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स। आज हम इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो जो नंबर 1 डिसऑर्डर है जो हम डिस्कस करने लगे वो क्या है? डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेवियस। ठीक है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है माइस्थीनिया ग्रेवियस? ये क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या करती है? बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करती है, अपने ही सेल्स को डैमेज करती है। तो आपको ये तो अच्छी तरह से पता होगा जब हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया था कि जो हमारी बॉडी है वो किसी फॉरेन सेल्स को, फॉरेन किसी भी ऑर्गन वगैरह को उसको ज़रूर अटैक करती है, लेकिन अपनी चीज़ों को नहीं डैमेज करती। ठीक है, हमारी जो बॉडी सेल्स होती है, हमारी जो अपने जो प्रोटीन्स वगैरह हमारे होते हैं, वो बॉडी पहचानती है कि ये हमारी चीज़ है। लेकिन इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? बॉडी अपने ही सेल्स को, अपनी ही एंटीबॉडीज़ को डैमेज करना शुरू कर देती है। ठीक है, अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, अटैक करती है अपने ही सेल पे। तो वो क्या करती है? जैसे कि ये आपने कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ ही लिया है, ये आपकी मसल्स हैं। ठीक है, ये जब न्यूरॉन, हमारा जो न्यूरॉन है, ये जब इम्पल्स लेकर आया तो वो इम्पल्स कहाँ पर रिलीज़ करता है? यहाँ पे। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस मैसेज को रिसीव करने के लिए, है ना। अब होता क्या है? अब ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है? डैमेज करती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को। अब जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएंगे, जब न्यूरॉन इम्पल्स लेकर आएगा, यहाँ पे जब इम्पल्स को रिलीज़ किया जाएगा, तो इस इम्पल्स को, इस मैसेज को रिसीव करने के लिए कौन होगा? यहाँ पे रिसीव एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स करते हैं ना। अब जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ही डैमेज हो चुके हुए हैं तो इन मैसेज को, इस इम्पल्स को कौन रिसीव करेगा? कोई नहीं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? माइस्थीनिया ग्रेवियस कहते हैं इस कंडीशन को। और इसमें क्या होगा फिर? जब न्यूरॉन मैसेज लेकर आई, ठीक है, इम्पल्स लेकर आई, तो जैसे ही उस न्यूरॉन ने यहाँ पे इम्पल्स को रिलीज़ किया, अब यहाँ पे क्या है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ही डैमेज हो चुके हुए हैं। तो अब क्या होगा? जब मैसेज ही नहीं पहुँचेगा सेल तक, तो क्या होगा? नो बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन की कोई बाइंडिंग ही नहीं होगी। तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पैरालिसिस कहते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग स्माइल करते हैं तो उनका जो हाफ फेस है वो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जो बाकी का जो हाफ फेस है वो मूव नहीं कर पा रहा होता। तो वो कौन सा डिसऑर्डर है? माइस्थीनिया ग्रेवियस उसको कहते हैं। ठीक है, अब हम नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ये क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसमें होता क्या है? ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ये क्या है? हमारी सेल, ये हमारा सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये याद है, आपको पढ़ा था आपने ए बैंड और आई बैंड वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक ख़ास तरह का प्रोटीन होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो क्या करता है? इस बैंड को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन जॉइंट किसके साथ होता है? ये प्रोटीन जॉइंट होता है इन फिलामेंट्स के साथ। ठीक है, इन फिलामेंट्स के साथ ये प्रोटीन जॉइंट होता है। अब जब ये प्रोटीन ही डैमेज हो जाएगा, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये जो प्रोटीन है हमारे पास, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये प्रोटीन बन ही नहीं रहा होता। ठीक है, ये प्रोटीन जितना इसको बनना चाहिए उस तरह ये बन ही नहीं रहा होता। तो फिर क्या होता है? ये जो मसल्स होती है ये आहिस्ते आहिस्ते वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक टाइम आता है कि ये जो मसल्स वगैरह ये क्या हो जाता है? डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है? बेसिकली हमारे जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ये मसल का जो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, तो जाहिर है कि जो हमारी मसल्स है उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी और ये क्या हो जाएगी? और ज़्यादा वीक होती चली जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 को, जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। ठीक है, अब आर्थराइटिस, आइटस मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, आइटस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, और इसका आर्थ का मतलब क्या होता है? आर्थरोस।
ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, आर्थरोस किसको कहते हैं? जॉइंट्स को कहते हैं। जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहते हैं, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। अब ये जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है, कितनी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है? 3 तरह की इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में। जो नंबर 1 है वो क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये क्या है? एज रिलेटेड है। ये वक्त, उम्र के साथ साथ ये वाली डिसऑर्डर हो जाती है। ये क्या है? इन्फ्लेमेशन सीन इन द आर्टिक्यूलर कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कहाँ पे? ये अभी अभी हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में कि ये जो 2 बोन्स होती है, 2 बोन्स की एंड में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। इस कार्टिलेज में क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब जैसे ही इस कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स में हमें पेन फील होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं हम? रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं इसको। ये होता क्या? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्या होता है? इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन सी है? ये वाली, ये पिंक कलर की, ये जो पूरे कार्टिलेज को और इस लिगामेंट को जिसने अंदर से पूरा कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये मेम्ब्रेन अगर आपको याद होगा तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रिएट करती है? साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, लाइक IgM, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाता है? जो हमारी साइनोवियल फ्लूइड है वो भी इन्फ्लेम हो रही है, ठीक है। अब जब इन्फ्लेम हो रही है तो क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड का अब अमाउंट बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि वो क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेंट होता है, और क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है ना। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ अपने लिमिट में ठीक होती है। अगर यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ रहा है तो बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जॉइंट्स में पेन फील होगी उसके बाद, ठीक है। और क्या होता है इसमें? ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करने लगते हैं उसके बाद एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास तीसरी कंडीशन है वो क्या है? गाउट। बहुत ही सिंपल और छोटी सी। गाउट किस कंडीशन को कहते हैं? जब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे हमारे जॉइंट्स में, बोन्स में, तो क्या होगी? वहाँ पे फिर पेन फील होगी हमें, ठीक है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बोन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तब क्या होता है? हमें पेन फील होता है, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। अब आते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। अब ये वाली कंडीशन, ये डिसऑर्डर्स कब होती है? ऑस्टियो कहते हैं, हमको पता है, बोन्स को। पोर कहते हैं पोर्स को। पोरोसिस कहते हैं पोर्स को। पोर्स मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख हो जाना बोन्स में, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जो नॉर्मल हेल्दी बोन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल डैमेज हुई होती है। और ये कंडीशन कब होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है ये कंडीशन, ठीक है। और ये कंडीशन ज़्यादातर होती है फीमेल्स में। ये कंडीशन ज़्यादातर होती है फीमेल्स में। ये कब होता है फीमेल्स में? मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है, ये जो हार्मोन है, ये कम हो जाती है, ठीक है। इसका अमाउंट कम हो जाता है। और आपको पता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम की डेपोजिशन कराता है बोन्स में। अब जैसे ये एस्ट्रोजन कम हो जाता है फीमेल के अंदर तो क्या हो जाता है? उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। ये फीमेल्स में इसलिए ज़्यादातर होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, ठीक। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं हम। इसको क्या कहते हैं? टिटैनी कहते हैं इसको। अब ये टिटैनी कब होता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है एमडीकैट में इसका, कि ये लो कैल्शियम में होता है या हाई कैल्शियम में? ये होता है लो कैल्शियम में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जब ये होता है लो कैल्शियम में, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF। और ये होता क्यों है? ECF कब कम होता है? जब हमारी जो मसल है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही होती है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन जब शो कर रही होती है। और ये कब होता है? जब हम किसी रेस में हमने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है। जैसे कि हम रन कर रहे हैं और
मुसलसल हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, हम मसल को बिल्कुल भी रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दे रहे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में ये टिटैनी हो जाता है हमें। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम किसके अंदर होता है, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर स्टोर होता है। अब जब हम मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही रहेंगे तो कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। अब कैल्शियम को यूज़ करते 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 मुसलसल हम कॉन्ट्रैक्शन की ही स्टेज में है, तब एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पे फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या होगा, ये टिटैनी हो जाएगा, ठीक है। जिस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्पैम भी कहते हैं, मतलब नो रिलैक्सेशन, हम रिलैक्स ही नहीं कर रहे, ठीक है। मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में है हम, ठीक। तो ये कुछ हमारे डिसऑर्डर्स थे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया, तो लाइक करें इस वीडियो को, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।